नमस्कार, हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और चलते हैं आपको लिए चलकर आज एक ऐसी शख्सियत की ओर जो कि अपने आप में काफ़ी सारे अनुभव रखते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौरव तिवारी, जो कि मानसरोवर के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू अनन्या। सर, पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके हॉबीज़ क्या हैं, क्या कहती है आपकी शख्सियत? हॉबीज़ के मामले में मैं बचपन से ही स्विमर रहा हूँ। जब मैं 3 साल का था तब मेरी माँ ने मेरे को स्विमिंग पूल में फेंक दिया था और सबको मना कर दिया था कि इसको बचाना नहीं। तो बचपन से ही आई हैव बीन अ स्विमर और कुछ एक्सटेंट तक कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, पर कोई बहुत मेजर कुछ नहीं कर पाया। उसके अलावा स्क्वाश बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए, तो स्क्वाश ज़रूर खेलता हूँ। और बाकी धीरे धीरे जब आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करने लगते हैं तो आपका काम भी आपकी हॉबी बन जाता है। तो जो मैं करता हूँ एक एजुकेशनिस्ट के रूप में, जो समाज को डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रोसेस भी एक हॉबी बन गया है। सर, यहाँ पे आपने बताया कि आपकी हॉबीज जो है स्विमिंग थी। अब आपके बारे में हम जानना चाह रहे थे कि आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है, क्या कुछ आपका करियर रहा है, क्या आप बनना चाहते थे, क्या आप बन गए हैं? ऐसा कुछ कभी है क्या? मतलब लाइफ में होता है ट्विस्ट कि हमको सोचते बचपन में कुछ और है और बन कुछ और जाते हैं। देखिए, बनना तो मैं पायलट चाहता था पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप आज जो बनना चाहते हो कल भी वही बनना चाहें या आगे भी आप उसी को परस्यू करना चाहें। आपकी हॉबीज़ आपकी समझ और आपके उम्र से के हिसाब से बदलती रहती हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस और एम्बिशंस बदलते रहते हैं। मेरे भी बदले, वी आर नो डिफरेंट। जब मैंने स्कूलिंग चालू करी तो मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था। तो इनिशियली मैं मैथमेटिक्स को परस्यू करना चाहता था, पर 11th में जब मैं आया तो मैथमेटिक्स के साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। कंप्यूटर साइंस लिया मैंने, तो कंप्यूटर साइंस मेरा एक मेजर इंटरेस्ट बन गया सब चीज़ से ऊपर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसी तरफ जाऊंगा, और फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में अपनी बीटेक और फिर एमटेक मास्टर्स किया अपना। और उसके बाद एक कंसल्टिंग और ऑडिटिंग फर्म है डेलॉयट, उसमें भी कुछ समय काम किया। फिर वापस आ गया। फिर यहाँ पे आके मेरे फादर एजुकेशनिस्ट थे। हमारा मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भोपाल में चलता था। तो उसके बाद जब मैंने एक्सप्लोर किया और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से आप इस माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, और शिक्षा का जो महत्व है उससे समाज को कितना फ़ायदा होता है, तो मुझे लगा कि मुझे शायद अब अपने अब एजुकेशन को परस्यू करना चाहिए। और फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विथ माय फादर एंड माय फैमिली एट मानसरोवर। ओके सर, मानसरोवर से आपका रिश्ता किस तरीके का है? कहाँ से इसकी नींव रखाई? किस तरीके से मानसरोवर खड़ा हुआ? मानसरोवर की नींव श्री साईं ग्राम उत्थान समिति ने रखी थी। उसके चेयरपर्सन मेरे फादर थे और सेक्रेटरी मेरी मदर हैं। 1999 में उन्होंने एक छोटा सा स्कूल चालू किया था, जहाँ पे उस दौरान पहले वर्ष में करीब 50 स्टूडेंट्स थे, 8-10 टीचर्स थे। आज वो स्कूल CBSE एफिलिएटेड हो गया है। 2000 के आसपास बच्चे हैं और 300 के आसपास टीचर्स हैं वहाँ पे। और उसके बाद फिर उस क्षेत्र में, क्योंकि उस समय जब कोलार का जो क्षेत्र था वो बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता था, तो वहाँ एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, हेल्थ केयर नहीं था। तो हेल्थ केयर अच्छा करने के लिए वहाँ पे एक अस्पताल की उन्होंने शुरुआत करी, पर स्कूल में टीचर्स नहीं मिलते थे और अस्पताल में नर्सेज नहीं मिलती थी। तो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चालू किया, जहाँ BEd M.Ed टाइप के कोर्सेज चलते हैं, और नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक नर्सिंग इंस्टीट्यूशन भी चालू किया। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे समस्याएं आती गई, हमने व्यवस्थाएं अपनी बढ़ाने की प्रयास किया। और कोशिश हमेशा थी ये मानसरोवर में हम लोगों की यही रही कि हम किस तरह से अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा समाज के हर तबके तक पहुंचा सकें। ओके तो यहाँ पर अगर देखा जाए गौरव, तो आपने बताया था कि आपके फादर का स्ट्रगल बहुत लंबा रहा है इस कॉलेज को, इस इंस्टीट्यूट को, इस ग्रुप को बनाने में। तो उस स्ट्रगल के बारे में जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल, उनका वो भी काफ़ी एजुकेटेड थे अपने समय के हिसाब से। उन्होंने भी, वो भी एक इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने MACT से करी थी, जो अब MANIT हो गया है। और उसके बाद उन्होंने अपनी फेलोशिप करी थी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में, नॉर्वे में, ट्रोंडहाइम यूनिवर्सिटी है यूरोप में, वहाँ से।
और उनके आसपास के जो उनके अपने दोस्त थे उनको एक सही गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिल पाई, और उनकी जो स्थिति थी उसको देखकर उन्हें हमेशा लगता था कि शायद हमको चीज़ों को और बेहतर करने की प्रयास करने चाहिए। ऑफ कोर्स सरकार अपने प्रयास करती है, पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। तो उन्होंने एक स्कूल से एक शुरुआत करनी चाहिए कि कम से कम जिस क्षेत्र में बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती वहाँ पे हम अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें, और धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। 2010 में पिताजी को कैंसर हो गया, और उसके बाद भी मैं देखता था कि वो सुबह से लेकर शाम तक करीब 10-12 घंटे ऑफिस में बैठा करते थे। कीमो चल रहा हो, रेडियोथेरेपी चल रही हो, वो नहीं थकते थे, वो लगे रहते थे। तो संघर्ष तो बहुत किया, और संघर्ष का ही ये असर है कि आज 20,000 से ज़्यादा बच्चे मानसरोवर समूह में हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि गौरव आपने बताया अभी, तो मानसरोवर की कहानी आपने बताई, आपके फादर का स्ट्रगल रहा है इस पूरे फाउंडेशन के पीछे। ऐसे में क्या कुछ खोला मानसरोवर का, क्या कुछ ब्रांचेस हैं अभी, क्या क्या आपने खोला हॉस्पिटल्स के अलावा भी और स्कूल्स के अलावा भी? स्कूल और हॉस्पिटल्स शुरुआत की थी, फिर जैसा मैंने आपको बताया कि टीचर्स एजुकेशन के लिए संस्थान खोले, नर्सिंग संस्थान खोले। 2007 में मानसरोवर डेंटल कॉलेज खोला। 2015 और 17 में आयुर्वेदिक कॉलेजेस खोले। 2018 में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। फिर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमने फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल लॉ, इन सारे कोर्सेज़ की स्थापना करी। ओके, तो यहाँ पे गौरव, हर क्वेश्चन में ना इस बार कोरोना बड़ा छाया हुआ है तो सभी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट रहा है इसका। तो आपके इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतनी सारी फर्म्स हैं, तो इसमें कोरोना का इफेक्ट रहा, किस तरीके से आपने काम किया उस दौरान, और कोरोना के बाद और पहले और उसके दौरान क्या कुछ चुनौतियाँ रहीं? देखिए, मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज होने की वजह से और इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से हम लोग कोरोना के समय काफ़ी कुछ कर पाए। जैसे पिछले साल जब कोरोना की प्रथम लहर आई तो सेवा भारती करके एक संघ का प्रकल्प है, उसके साथ मिलके हमने करीब 1.25 लाख काढ़े भोपाल शहर में बांटे। वो चाहे रेलवे स्टेशन हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे दूसरे पब्लिक एरियाज़ हो जहाँ पे लोगों को आना जाना पड़ ही रहा था, वहाँ पे हमने इन कार्डों के माध्यम से, आरोग्यम कार्ड थे जो आयुष मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मापदंडों के हिसाब से बनाए गए थे। इस साल मार्च में जब ये दूसरी लहर चालू हुई तो ये बड़ी डिफरेंट थी पहली लहर से। इसमें सीवियर केसेस ज़्यादा आ रहे थे। इनिशियली पहले हफ्ते में ही हमारे मानसरोवर समूह, मानसरोवर परिवार के कुछ लोग सीवियरली इसकी चपेट में आ गए, और तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि बेड्स की बहुत कमी हो रही है, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारी चेयरमैन, मेरी माताजी श्रीमती मंजुला तिवारी जी ने डिसाइड किया कि हम कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर लें कि हमारे परिवार का या हमारे समूह का कोई व्यक्ति अगर इसकी चपेट में आता है तो हम उसका इलाज स्वयं से कर सकें। तो एक 30 बेड का कोविड यूनिट हम लोगों ने अपने मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज में बनाया, और वहाँ पे हमने हाइब्रिड इलाज किया। मतलब मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स भी थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हमारे थे, और सरकार की मदद से ऑक्सीजन की भी एम्पल व्यवस्था हो पाई। NIVs, CPAPs, BiPAPs, वेंटिलेटर्स, सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो इसका असर ये हुआ कि हम उस 1-1.5 महीने का जो समय था जब ये बिल्कुल तीव्र रूप से पीक पे था, हाँ। तब हम कुछ नहीं तो 300-350 लोगों का इलाज करके उनकी मदद कर पाए। मोर्टेलिटी भी बहुत विद गॉड्स ग्रेस बहुत कम रही। ओके, तो ये आपने बताया कि आपने व्यवस्था पूरी की गौरव, लेकिन अगर उस वक्त को याद किया जाए तो वो शायद सबके लिए हैरान कर देने वाला समय था, और सबके लिए जो है कहीं ना कहीं किसी ना सब ऐसा कोई, आई गेस सेकेंड वेव केयर कोई नहीं है जिसने किसी अपने को या किसी परिचित को खोया नहीं है। बिल्कुल सही। कोई ना कोई आसपास का गया ही है। ऐसे में अगर आपका एक्सपीरियंस देखा जाए तो आपने तो इतने बड़े स्टाफ के साथ काम किया है और आपने इस पूरी यूनिट को चलाया है, तो ऐसे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस वक्त में, जो मरीजों का आना, उस टाइम पे इतने लोगों का हो जाना, दवाइयों की कमी हो जाना, एक प्रेशर जो होता है माइंड में बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे कैसे फेस किया, कैसे उस समय तो नेवर एंडिंग लग रहा था। ये तो आज हमको मालूम है कि वो 1.5 महीने चला या 2 महीने चला,
पर जब वो समय चल रहा था तो समझ नहीं आ रहा था कि ये कोरोना कब तक चलेगा, ये कितने दिन की कहानी है, कब तक ऐसे ही हम लोगों को खोते रहेंगे। तो तब तो बस लगता था कि अब जो होगा सो होगा, अब हमारे हाथ में जो है वो हम कर लें। और हमारे हाथ में जो भी थोड़ा बहुत था, हमने प्रयास किया कि हम ईमानदारी से उतनी सेवा करते रहें। इस दौरान हमने अपनों को खोया, हम सभी ने अपनों को खोया। उस बारे में चर्चा करने का तो कोई ख़ास, हम सब जानते हैं कि उससे कितना असर हम लोगों पे हुआ। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने एक समाज में एकत्रित होके एकता से एक रूप से जीना भी सीखा, और ये भी जाना कि समय ख़राब होता है तो हमको एकजुट होकर ही प्रयास करना पड़ता है। गौरव, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कोरोना के वक्त में कि समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर्स को कि बचाएं किसको, जो 80 साल का है उसको या फिर जो 18 साल का है उसको। ये सवाल मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन आपके पास भी वही अनुभव है। तो ऐसे में क्या आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति बनी या फिर ऐसा कुछ बना कि जो नीडी है उसको देना ज़रूरी था, और जैसे 2 लोग हैं और एक ही वेंटिलेटर है? अब देखिए, ये तो हमारा काम था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बेड्स लगाना, ऑक्सीजन सप्लाई देना, दवाइयों की व्यवस्था करना। किसको बचाना है, किसको कौन सी दवाई देनी है, किसको कितनी ऑक्सीजन देनी है, तो डॉक्टरों का काम था। तो मुझे लगता है आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। पर अगर मेरे हाथ में होता, मेरे को चूज़ करना होता 2 लोगों के बीच में, तो मैं आज भी खुद नहीं जानता कि ये चॉइस कैसे की जाती है, किसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, एक छोटा बच्चा या एक बूढ़े व्यक्ति को। मतलब कोई आपको कोई भी ताकत ये राइट नहीं दे सकती कि आप 2 ज़िंदगियों के बीच में से एक को चूज़ कर सकें। बिल्कुल। चलिए गौरव, ये तो बहुत सीरियस बात हो गई। अब कोरोना के बाद की बात कर लेते हैं। कोरोना का वक्त तो सेकेंड वेव जो टल चुकी है, थर्ड वेव की आशंका है लेकिन अभी आई नहीं है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनौतियाँ इस वक्त क्या क्या खड़ी हुई हैं सामने? आप मेडिकल फील्ड से भी हैं, साथ ही आप यहाँ देखा जाए तो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो अब आगे पढ़ाई को लेकर और मेडिकल को लेकर क्या चुनौतियाँ सामने? पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि 2 साल से घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते करते कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है स्टूडेंट्स की, वो भी बहुत इफ़ेक्ट हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम नाउ कि अब स्टूडेंट्स को हम प्रयास करके कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके धीरे धीरे कॉलेजेस में, स्कूल्स में आना चालू करवा सकें, ताकि वो वापस उस माहौल में आ सकें, वापस से वो सीरियस एजुकेशन हम उनको डिलीवर कर सकें। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस एक ऑप्शन हो सकता है, पर मेन स्ट्रीम एजुकेशन ऑनलाइन मुझे नहीं लगता चल सकती है। अभी भी हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना हो, हमारे स्टूडेंट्स जो कि गाँव खेड़ों से आते हैं, सब अर्बन एरिया से आते हैं, उनके पास वो सुविधाएं अभी भी नहीं है। और ऑनलाइन के माध्यम से इतने बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं एक्चुअल में, और वर्चुअल में बहुत अंतर होता है। बहुत फ़र्क होता है जी। ओके, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बच्चे कॉलेज में थे या फिर जो बच्चे आगे कैंपस इनका आने वाला था, उनके लिए 2 साल में सब चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं काफ़ी सारी स्किप हो गई हैं। तो उनके लिए क्या आगे प्लान रहेगा? अब देखिए, ये ऐसा समय था कि जिसमें तो आप कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते थे और जवाब ढूंढना भी बेवकूफ़ी थी। तो मुझे लगता है कि इन 2 साल को कंपनसेट किस तरह से किया जाएगा, वो तो इंडिविजुअली बच्चा खुद ही प्रयास करेगा और उसे कंपनसेट हो पाएगा। पर अब चीज़ें वापस से जगह पर आ रही हैं। कंपनीज़ ने वापस से अपनी प्लेसमेंट ड्राइव्स चालू कर दी हैं, वापस से हायरिंग चालू कर दी है। पर कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि कंपनीज़ भी प्रेफर कर रही हैं कि आने वाले 6 महीने 1 साल तक वो वर्क फ्रॉम होम पे ही रखें। तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी यह फ़ायदा मिलेगा कि उनको कहीं एकदम से रिलोकेट नहीं करना पड़ेगा। उनके पास 6 महीने 1 साल का समय होगा, तो उसमें रोज़गार लेकर और रोज़गार के माध्यम से जो वो अर्न करेंगे, उसको कुछ सेव करने का भी उनको मौका मिलेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है। अच्छा गौरव जी, एक बात और भी है कि कोरोना पेंडेमिक में ना सिर्फ हमने लोगों को खोया, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई, कई लोग ऐसे डिप्रेशन में चले गए, कई लोगों ने अपनों को खोने के बाद डिप्रेशन को देखा है। तो ऐसे में अब अगर देखा जाए तो इनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ा है, उसके लिए क्या आपके ओपिनियन से क्या करना चाहिए अब गवर्नमेंट को या फिर समाज को? एक नया माहौल कैसे जनरेट होगा अब? देखिए, अपने आप जब रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी,
जब स्टूडेंट्स वापस से अपने इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे, अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, अपने लोगों के, अपने दोस्तों के बीच में, और जब आदमी वापस से सुबह 9 से 5 की नौकरी अगर उसकी है तो वो चालू कर देगा, तो शायद कुछ चीज़ें सेटल हो जाएं। पर ये ज़रूरी है कि हम काउंसलिंग करें लोगों की। हम लोगों ने भी एक काउंसलिंग एक काउंसलर्स ग्रुप बना दिया है और हम लगातार अपने स्टूडेंट्स की 1-to-1 काउंसलिंग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत करना, संवाद करना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि हमको, आपको, सरकार को, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको इस कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ है, जिसने किसी अपने को खोया है और जिस पे असर विजिबली अभी तक दिख रहा है, तो हम उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ बैठें, उससे बात करें। और मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ की जब आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन संवाद से ही आता है। गौरव, चलिए अब यहाँ पर आपके बारे में बात कर लेते हैं। लाइफ में कई सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारी लाइफ में हमें कोरोना के बाद क्या, कोरोना के पहले के नहीं पूछ रही हूँ आपसे, मैं पूछ रही हूँ आपकी लाइफ में जो लाइफ को जीने का मोटिवेशन देते हैं। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जीवन में जो कि कुछ सिखा के चले जाते हैं और उनसे कोई नाता नहीं होता। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, पर अभी रिसेंटली कोरोना की वजह से वर्किंग आवर्स बहुत कम हो गए, तो मैं पैरा ओलंपिक्स को फॉलो कर रहा था, हम सब ने किया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी इंडियन टीम ने परफॉर्म किया है पैरा ओलंपिक्स में, आई वाज मेस्मराइज्ड। और मुझे इससे बड़ा मोटिवेशन और कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है कि हम सब में हर परिस्थिति में कोप अप करने की ताकत है और हमको लगातार प्रयास करना चाहिए कि कितनी भी परेशानियाँ आती जाएं, हम उनको फेस करते हुए आगे बढ़ते चलें। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस बार ओलंपिक्स से। ओलंपिक्स पे आगे सबकी नज़र थी इस बार। हाँ, ये सब घर में ही थे। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि ओलंपिक्स में जिस तरह से परफॉर्म किया एथलीट्स ने, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि हाँ, हम भी कम नहीं हैं, कहीं अगर मौका मिले तो हमारा टैलेंट जो है बिल्कुल बाहर सकता है। ऐसे में आपके टैलेंट की बात कर लेते हैं। अब क्या टैलेंट है आपके पास? मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा टैलेंट मेरा पेशेंस है। तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, मैं अपना समय लेता हूँ। मुझे लगता है ये बड़ा टैलेंट है, ये बहुत बड़ा असेट है। अगर टैलेंट नहीं है तो असेट तो है ही। उसके अलावा I can swim, I can play squash. A lot of people can swim. A lot of people can play a game, I guess. मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ टैलेंट। दैट इज नॉट अ टैलेंट। हाँ, पर हाँ, मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ अच्छे से और मैं बहुत पेशेंटली और बहुत इंटरेस्ट लेके लोगों की बात भी सुन पाता हूँ। ये मेरे को लगता है एक बड़ा एसेट और टैलेंट। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जैसा आपके व्यक्तित्व दिखता है वैसे आप लगते भी हैं कि आप बहुत पेशेंट हैं। तो ऐसे में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और पेशेंस रखने के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आपके कैसे डेवलप हुआ? तो मैंने तो कुछ अलग से नहीं किया। लेकिन माइंड शांत रखने के लिए कोई बात लोगों तक अगर पहुंचाना चाहें तो इट्स अ चॉइस, यू नो, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हैं और उन छोटी चीज़ों से अफेक्ट होके हम रिएक्ट करने लगते हैं। तो मैंने चूज़ किया कि मैं रिएक्ट नहीं करूं। जब तक मैं अश्योर ना हो जाऊं कि कुछ गलत हो रहा है तब तक मैं मतलब गुस्सा ना हूं या नेगेटिवली रिएक्ट ना करूं, और जब तक मैं अश्योर ना हो जाऊं कि कुछ अच्छा हो रहा है तब तक मैं बहुत ज़्यादा खुश ना हूं। तो इट्स अ चॉइस, इट्स नथिंग टू वर्क अपॉन। ना, इट टेक्स अ वाइल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, पर परिस्थितियाँ सब सिखा देती हैं। ओके, यहाँ पे अब लास्टली हम बात कर लेते हैं शिक्षा नीति की। नई शिक्षा नीति आ चुकी है, आप एजुकेशन फील्ड जुड़े हुए हैं और ऐसे में अब ज़रा ये बता दीजिए कि क्या बच्चों के लिए अब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं नई शिक्षा नीति आने के बाद? साथ ही अब आगे की और क्या रणनीति रहेगी आपकी तरफ से कि अब कॉलेजेस में बच्चों को कैसे इन्वाइट किया जाए? बहुत चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं नई शिक्षा नीति आने के बाद, बहुत फ्लेक्सिबल हो गई हैं नई शिक्षा नीति आने के बाद। क्रेडिट सिस्टम बन गया है। क्रेडिट में भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को परस्यू करें, आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स को परस्यू कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी एजुकेशन जो है वो अगर कहीं बीच में ब्रेक हो जाती है तो उस पॉइंट ऑनवर्ड्स ही आपको उसको कंटिन्यू करने का ऑप्शन आगे मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर बीए जो है फॉर एग्जांपल आप 2 साल करे और आपने छोड़ दिया
तो थर्ड ईयर आप उसको कंटिन्यू शायद नहीं कर सकते थे, आपको फिर से फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करना पड़ता था। यहाँ पे इट्स वेरी डिफरेंट। और आप डिसाइड भी कर सकते हैं, अगर आपने इनिशियली परस्यू करना चालू किया बायोलॉजी को और आपको रियलाइज़ हुआ कि वो आपका मेजर इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप अपने आगे आप उस सब्जेक्ट को परस्यू कर सकते हैं, उसके क्रेडिट्स जोड़ जाएंगे एंड इवेंचुअली आपकी एक कोर्स को, एक बैचलर्स प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए एक्स अगर मान लीजिए क्रेडिट्स चाहिए, तो वो दैट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो एक इंडिपेंडेंस बच्चों को मिल गया है अब उनके पास। हाँ, अब जैसे पहले होता ना, 12th में मैंने मैथ्स ले लिया तो मैं इंजीनियर ही बनूंगा, 12th में मैंने कॉमर्स ले लिया तो मेरे को सीए ही करना है, बीकॉम ही करूँगा, बायो ले लिया तो यही ऑप्शन है मेरे पास। ऐसा नहीं है, अब आपके पास बहुत ऑप्शन है। अब आपके पास हर पायदान पे जाके भी आप अपने चॉइसेस बदल सकते हैं, अपनी करियर फोकस को आप बदल सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको क्या लगता है नई शिक्षा नीति से जो आगे रोजगार या फिर एम्प्लॉयमेंट है बच्चों के लिए, वो कैसे आएंगे, कैसे उनके पास जो है कंपनीज जो है कैंपस लेके आ पाएंगी? देखिए, जो हमारा मार्केट है वो एवर चेंजिंग है, मतलब इट्स वेरी हाउ डू आई कॉल इट, द चेंजेस आर वेरी इंस्टेंट। क्योंकि पहले क्या होता था कि नई टेक्नोलॉजी आने में शायद सालों लग जाते थे। हम लोगों ने वो डब्बे वाला टीवी जो है वो 10 साल यूज़ किया, तब जाके एक LCD आया या LED आया या उसके पहले जो भी आता होगा। पर अब ऐसा नहीं है, अब हर साल नए फ़ोन्स आ रहे हैं, नए फीचर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हर कभी वो आजकल वो फोल्ड होने वाली स्क्रीन आने लगी, तो कुछ समय में बोल रहे हैं कि अब ये सिम वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा, सैटेलाइट फ़ोन्स आ जाएंगे, जनरल उसमें सैटेलाइट ऑप्शन आ जाएगा। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग एवरी डे with the current scenario, with the current growth in technology. आपको भी उसके साथ ग्रो करना, उसके साथ अपने चॉइसेस को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति से जो बच्चे तैयार होंगे वो फ्यूचर के स्टूडेंट्स होंगे, वो आने वाली इंडस्ट्री के लिए तैयार होंगे। गौरव, यहाँ पर आप बच्चों को या फिर समाज को कोई संदेश देना चाहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मेरी तरफ से तो ये मैसेज रहेगा कि सब लोग खुश रहें, प्रयास करें कि जो कोरोना वाला बुरा समय था उसको भूल जाएं, और इट्स टाइम टू लुक फॉरवर्ड, नॉट टू लुक बैकवर्ड। ओके, थैंक यू सो मच गौरव हमारे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। तो हमने आज बात की तमाम सारी बातों के ऊपर गौरव जी से, और हमने जाना कि किस तरीके से एक इंसान जो है वो सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, लेकिन ये आपकी चॉइस होती है कि आपको चूज़ क्या करना है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।